चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए आवाज वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, आ रही है आवाज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो आपका दिया है वो किससे संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है ना। त्रिपिटक ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए दूसरे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका पद्मा। पद्मा की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, है ना, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है केवल राज्यसभा में पेश किया सकता है संशोधन के बारे में, है ना। लोकसभा में राष्ट्रपति उसकी अनुमति देता है, यह ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर कहेंगे सर जी ये जो संशोधन है लोकसभा और या राज्यसभा में पेश किया सकता है, ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से सही क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जिसका ऑप्शन आ रहा है 4 नंबर में, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है गुजरात। जिसका ऑप्शन आ रहा है गुजरात, इसका बनेगा भाई गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है ना। हमने कहा भारत के 9 तटीय राज्य हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक आपके जाते हैं, तो आपके 9 राज्यों में सबसे लंबा तटीय राज्य आपका गुजरात है और सेकंड नंबर आपका आता है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साकरिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग जो आपका है इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन में से क्या होगा, वित्तीय सुधार से, प्रशासनिक सुधार से या केंद्र राज्य के संबंध से। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी जो दिया गया है केंद्र राज्य का संबंध है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। चलिए यहाँ पर जो आप देना है और आपसे कह रहा है कि अभिनव भारत की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया है अभिनव भारत की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, यहाँ पर आंसर नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए अभिनव भारत देखिए आपका जवाब भी आ रहा है यहाँ पर वीडी सावरकर, जिसका ऑप्शन आ रहा है वीडी सावरकर, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, वीडी सावरकर है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या होगा कि जो तराइन का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है 7 नंबर में वो ऑप्शन ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपकी कब, तो आप कहेंगे सर 1191 में लड़ा गया था। इसमें देखा जाए तो इस युद्ध में जो आपका मोहम्मद गोरी है वो आपका हार गया था, है ना। मोहम्मद गोरी जो था हार गया था, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान क्या था, जीत गया था। इसके 1 साल बाद आपका 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और भारत में कहीं न कहीं गुलाम की स्थापना होने लगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से है क्या, तो आप कहेंगे पृथ्वी का परिक्रमण और इसका अपनी धुरी पर जो झुकाव होता है। पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है और इसका अपनी दूरी पर जो झुकाव होता है, इसलिए मौसम परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो आपका जो आंसर है 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, ये अवतल होता है, अवतल होता है। अब अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है ना, ये आपके डॉक्टर लोग भी करते हैं, डॉक्टर लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। यहाँ पर 10 नंबर में तो ऑप्शन आपका जो दिया है 43 का जो आपका ए दिया है, इसमें जो आपके श्रमिक हैं उनके भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। अगला दिया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है इसका संबंध किससे है। अनुच्छेद 340 जो दिया है इसका संबंध किससे है। चलिए
यहां पर जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 11 नंबर को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए जो पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा आयोग के बारे में 340 आर्टिकल नंबर में ये प्रावधान आपका किया गया है, ठीक है। और अगला दिया है, कह रहा है वायु अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो होती है ये क्यों होती है? तो भैया ये किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके माध्यम से अम्ल वर्षा आपकी होती है। इसका आंसर आपका सी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपको सी बताना है। अगला है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? 13 का ऑप्शन में से क्या होगा? तो आप कहेंगे ये नया क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, सरखेज रोजा। क्या है? सरखेज रोजा, इसका जो आंसर आ गया है राइट हो जाएगा। यह अहमदाबाद की खूबसूरत और पौराणिक इमारतों में से एक आपका है ना। गुजरात सरकार पुरातत्विक विभाग ने इस स्थल का निर्माण करवाया था और एक पर्यटन केंद्र भी आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत में जो आता है इनमें से कौन आता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए गैर परंपरागत स्रोत में जो आएगा यहाँ पर इनमें से किसको कहा जाएगा? चलिए आप कहेंगे सर 14 नंबर में देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है और अब कोयला है। तो आप कहेंगे सर ये सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से फ्यूरर के नाम से जाना जाता है। फ्यूरर के नाम से किसको जानते हैं? फ्यूरर, ये जो फ्यूरर है याद रखिए फ्यूरर आपका है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का आपने नाम सुना होगा है ना, एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जर्मनी का एक चांसलर बना था 1933 में। नाजीवाद का जनक कहा जाता है, किसका? तो याद रखिए एक शब्द होता है नाजीवाद, क्वेश्चन पूछेगा कि नाजीवाद का जनक है तो ये आपका हिटलर है। अगला है थीन डैम जो परियोजना है किस नदी पर आपका है? चलिए बताना है थीन डैम जो आपकी है ये परियोजना जो आपकी है वो आपकी किस नदी पर आपकी बनी है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर में से क्या बनेगा? सबका जवाब आना चाहिए। जवाब ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, रावी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भैया जो थीन डैम है ये रावी नदी पर आपका है, सिंचाई के लिए बनाया गया आपका है। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था? लोधी वंश दिया है और लोधी में आपका था कौन? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 17 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका इब्राहिम लोधी हो जाएगा, बी नंबर है। अगला है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? कैसी शासन प्रणाली है? तो आपके देखिए संसदीय एकात्मक दिया है, राष्ट्रपति और संघीय नहीं है। याद रखिए ऑप्शन डी, संसदीय और संघीय। संसदीय प्रणाली है और संघीय प्रणाली है। आपने भारत में संसदीय भी है और संघीय है ना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो भैया औरंगजेब की बात करते हैं है ना, तो औरंगजेब की बात करते हैं तो भैया ये थे आपकी गुरु तेग बहादुर। कौन से नंबर के थे बता सकते हैं? यहाँ पर ये बताइएगा कि कौन से नंबर के थे जो गुरु तेग बहादुर हैं, कौन से नंबर के थे? तो आप कहेंगे सर कौन से नंबर के हैं? तो आप कहेंगे सर 9वें नंबर के थे है ना, 9वें नंबर के थे जिनको यहाँ पर मृत्यु दंड दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा में देखा जाए जो आपकी किरोसियो जलधारा है, किरोसियो प्रवाह धारा है, ये कैसी आपकी गर्म जलधारा है? इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा प्रशांत महासागर में, कहां पर है? तो आपके प्रशांत महासागर में ये जलधारा आपकी बहती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेब्राडोर है, कनारी आपकी है ना, ये कैसी हैं? तो आपकी ठंडी जलधारा है। अगला है पीएसएलवी का विस्तार रूप क्या होता है? पीएसएलवी का विस्तार रूप पूछा गया है। पीएसएलवी मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया निम्न हिमाचल और के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका है निम्न हिमालय है ना, और जो शिवालिक है, तो निम्न हिमालय और आपके शिवालिक के बीच की जो आपकी घाटियां हैं इनको दून के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी भर दिया जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है?
तो हमने कहा सर बाह्य ग्रह कहा जाता है जो आपकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि है ना, जो आप क्या बोलते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण है ना, बोलेंगे बृहस्पति फिर आपका शनि फिर अरुण फिर वरुण, ये चार जो आपके बाह्य ग्रह हैं इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और इन ग्रहों में पर गैस के छल्ले भी हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका लॉक कर दीजिए सी नंबर यूरेनस, आपका अरुण जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से, तो हमने कहा सर 8 राज्यों से होकर तो गुजरती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए उड़ीसा और आपका यूपी दो ही आपको चीज दिखाई देगा, क्योंकि उड़ीसा और आपके यूपी इस रेखा के पास में है। तो ऑप्शन जो दिए जाते हैं बिल्कुल पास के दिए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा जो आपका है ये कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। अगला है कि भारतीय प्राचीन लेखों के अनुसार निम्न में से कौन सी दो नदियों के बीच भूमि थी ब्रह्मावर्त कहलाती थी? तो ये ब्रह्मावर्त जो कहलाया जाता था, दो नदियों के बीच की भूमि है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ये जो आपकी सरस्वती नदी है और आपका दशदावती नदी है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बात है आपकी वैदिक समय की बात है। ब्रह्मावर्त पंजाब का एक वो भाग था जो कि आपकी सरस्वती और दृश्यवती अर्थात जो घग्घर नदी है, दृश्यवती को बोलते हैं घग्घर नदी। घग्घर नदी आपकी याद रखिए, घग्घर नदी। तो आप कहेंगे इन नदियों के मध्य आपका था, याद रखिएगा है ना। यहाँ पर वेदों में भी उल्लेख किया गया है आपकी सरस्वती को, तो इसका आंसर आपको लगाना है यहाँ पर ये नंबर है। अगर ये बोलते हैं ब्रह्मावर्ती किसे कहा गया है, कौन से स्थान को, तो आप कहेंगे सर कानपुर में जो आपका था है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु आपकी कौन सी है? 26 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जायद की फसल है ना। जायद मतलब ज्यादा पानी, अर्थात ये आपके मार्च अप्रैल में लगभग बोई जाती है और जून जुलाई में लगभग आपकी काट ली जाती है। तो यहाँ पर जैसे ककड़ी खीरा है ना, ये सब होते हैं वो आपकी इसी में आते हैं। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? 27 नंबर दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई हो आपके दोस्तों कितनी है? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 182 मीटर आपकी है ना। 182 मीटर जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा है ना। क्लियर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना। गुजरात के सरदार सरोवर के निकट नर्मदा नदी घाटी पर एक टापू पर बनाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? यह भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है और नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों याद रखिए ट्रेन 18 है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट होगा, ट्रेन 18 है ना। तो ट्रेन 18 का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम बदल गया है वंदे भारत एक्सप्रेस वे है ना। क्या बोला गया है? इसका नाम बदल दिया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन डी बनेगा। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 30 नंबर में। तो 30 को ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय बारू। कौन है? संजय बारू, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जो कि देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। ठीक है, ये जो संजय बारू हैं ये आपके जो मनमोहन सिंह थे इनके क्या थे? तो आपके मीडिया सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व आपका सबसे अधिक है? राज्य में पूछा है तो आप कहेंगे सर राज्य की बात कर दिया है, तो 31 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बिहार है जहां पर लोग क्या है बिल्कुल पास में यहाँ पर हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो कहाँ का है सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी है ना, क्या दिया है? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में उर्दू जो आपके है इसको द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? चलिए यहाँ पर बताइएगा, द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया था उर्दू को, वो कब घोषित किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है और आपका आंसर इनमें से होगा क्या? वेरी गुड, 89 में बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर 89 जिसको ऑप्शन आया है 32 नंबर में बिल्कुल सही हो जाएगा। 1979 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो आपका है बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके आगरा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है।
और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। तो भैया सबसे ज्यादा साक्षर जो आपका है गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है, गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ पर देखा जाए यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर मुख्य रूप से जो टैक्स की जो दरें हैं वो आपकी कितनी निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 4, यहाँ पर जो आंसर आपका बी है वो आपका 4, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। 5, 12, 18 और जो 28 आपके हैं, 0 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अगला दिया गया है कि चिली की राजधानी क्या है। चिली जो आपका देश है इसकी जो राजधानी है वो आपकी है क्या। यहाँ पर 37 नंबर आपसे दिया है और इसका जवाब हो जाएगा सेंटियागो। क्या हो जाएगा, सेंटियागो, ऑप्शन ए बनेगा। ये जो आपके दक्षिण अमेरिकी आपका क्या है, ये आपका राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान आपका है कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आपका जो है ये आपका है कहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर मथुरा। मथुरा जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि भैया गरीब बच्चे, यहाँ पर देखिए गरीब बच्चे सबसे अधिक पोषण का शिकार हो रहे हैं, अर्थ के अनुसार इसका भेद आपसे पूछा गया है। आपकी हिंदी का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपका सेंटेंस है आपका कैसा सेंटेंस है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, निषेध तो आपका दिया नहीं गया है, प्रश्नवाचक लगा नहीं है, संदेह की बात नहीं है, ये विधानवाचक है। बिल्कुल सही बात है कि भैया जो आपके गरीब बच्चे हैं अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, ये होता है विधान। ठीक है, आंसर नंबर आपको सी लगाना है। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है गरल का विलोम होता क्या है। गरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए गरल मतलब होता क्या है ना। आप कहेंगे सर गरल मतलब होता है विष। क्या होता है, जहर जो होता है विष होता है, तो विष का विलोम हो जाएगा अमृत हो जाएगा, अमृत को बोलते हैं सुधा। अगला है कौन शब्द आपका शुद्ध दिया है, शमशान। शमशान की बात करते हैं, शमशान कैसे लिखेंगे, शमशान करते हैं 46 नंबर में और 46 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी वाला देखिए शमशान, ये सही है। अगला है सभी बसंत के पर्यायवाची कौन से हैं। देखिए बसंत, वसंत जो दिया है वसंत के पर्यायवाची इनमें से होंगे क्या। देखिए यहाँ पर वसंत के पर्यायवाची में दिया है ऋतुराज दिया है ना, ऋतुपति होता है, ये सही लग रहा है। देखिए मधुमास है, ऋतुपति है और मदन है। यहाँ पर जो आंसर है 47 नंबर में वो ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है चवड़क। क्या दिया है, चड़क दिया है। चड़क का तद्भव क्या होता है, चड़क का जो तद्भव क्या होता है, चना होता है क्या। आरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जो ऑप्शन है चणक का होता है चना, ऑप्शन सी बनेगा। एक भाववाचक संज्ञा है, स्पष्ट है, शिष्ट है, सौंदर्य है, यथेष्ट है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपका सौंदर्य है यह भाव को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है काव्य। देखिए चलिए यहाँ पर आपसे जो पॉइंट दिया गया है कह रहा है कि व्याकरण काव्य शोभा कराए धर्मान अलंकारायन प्रश्चिते, यह अलंकार की परिभाषा किसने दिया है। मतलब ये जो अलंकार है इस परिभाषा को जो दिया है वो किसने दिया है, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा कौन है, तो ये है आपके कवि दंडी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कवि दंडी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बनेगा। ठीक है ना। चलिए मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है यह तत्व है उनको अलंकार कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगला है कर्तव्य परायणता में समास क्या है। कर्तव्य परायणता में समास क्या है, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य में परायणता, है ना, कर्तव्य में परायणता। आप कहेंगे सर 51 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, कर्तव्य में, है ना, कर्तव्य में ये हो जाएगा सप्तमी में हो जाएगा। अगला है निम्न पंक्ति में अलंकार पूछा है, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों की तजाए नहीं मनमोहन हो पिए फिर क्यों परकत पाए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर अलंकार जो आपका है वो कौन सा अलंकार है। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 52 नंबर है तो 52 को ऑप्शन में से क्या होगा,
तो विरोध आपको दिख नहीं रहा है, अन्योक्ति की बात नहीं रहा है, लोकोक्ति मतलब है नहीं है, तो वक्रोक्ति हो जाएगा। ये क्या है, हम लोग कैसे किए, ये तुक्के के माध्यम से किए, ऑप्शन के अनुसार के माध्यम से, कि हमको नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर विरोध तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, विरोध को काटेंगे। अन्योक्ति में कली वली हमने बताया था, कली वली होता है, तो कली वगैरह आपसे दिया नहीं है, कांटे वो दिया नहीं है। लोकोक्ति को कोई मतलब नहीं है, तो आपका ये हो गया, वक्रोक्ति हो गया। ठीक है, इसका आंसर आपको लगाना है, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि भैया मिश्र वाक्य है क्या। मिश्र वाक्य में इस आंख में एक ही चीज देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि की लगा हो कहीं पर। चलिए देख लेते हैं 53 नंबर में कौन सा सही हो सकता है। लगा है कहीं की, देखो दिख गया है, हमको तो दिख गया, बाकी आपको दिखा है कि नहीं है। देखो की शब्द आशा है कि वह 2-4 दिन में आएगा, तो की शब्द लग गया है, तो आपको याद रखना है, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस जो आपका है ना अधूरा है और इसका संबंध आपके से है, तो आप कहेंगे सर ये जो संबंध दर्शाएगा वो आपको की वाला जोड़कर ही दर्शाएगा। अगला है शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन है। शून्य और शक्ति नामक जो निबंध है इसके जो रचनाकार है आपका है क्या। चलिए हम इसको चेक कर लेंगे, बाकी है नहीं है उसका, ठीक है, उसमें से है नहीं है, बाकी फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, हम भी तो चेक ही कर लेंगे। ठीक है, मतलब वहां पर बताया गया था घनश्याम अर्थात कृष्ण को श्रोता द्वारा बादल समझ लिया गया था, ये आपसे कह रहा था वक्रोक्ति में। ठीक है, यहाँ पर देखिए विरोध नहीं, एक प्रकार से अगर भ्रांति होता तो हम लोग समझ लेते। उस क्वेश्चन में अगर हम भ्रांति की बात कर लेते तो एक प्रकार से हो सकता था भ्रांति, क्योंकि यहाँ पर जो घनश्याम था, घनश्याम मतलब कृष्ण, और श्रोता ने उसको बादल समझ लिया, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भ्रांति जरूर हो सकता था। यहाँ पर अगला दिया है, हाँ 54 नंबर आपसे दिया है। 54 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या है, तो 54 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये है आपके शक्ति और शून्य और शक्ति नामक निबंध है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी नाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है दिग्भ्रम का संविच्छेद क्या होता है। दिग्भ्रम हमने कहा ग का परिवर्तन का में हो जाता है ना। जब आप पढ़ रहे होते हैं व्यंजन संधि तो उसमें रूल पढ़ा जाता है कि किसी वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो तीसरे में चेंज होता है, पहला जो होता है वो पांचवें में चेंज होता है, तो ये तीसरे वाले में दिग्भ्रम, गा का परिवर्तन का में, आंसर आपका दिग्भ्रम हो गया, ए नंबर व्यंजन संधि। अगला आपसे दिया गया है कोई एक युग्म विपरीत शब्द है उसे चुनना है। कोमल का दिया है मृदु, है ना, कोमल का दिया है मृदु, और क्रय का दिया है विक्रय। तो कोमल का मृदु आपसे विपरीत पूछा गया है, ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। घर आवास ये पर्यायवाची हो नहीं सकता है। कोप और क्रोध ये पर्यायवाची हो नहीं सकता है। बस बचा आपका ये नंबर है, क्रय विक्रय हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठी है ना। यहाँ पर शांतिपूर्ण शब्द जो आपका है क्या, तो इसका आंसर आपको बी लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके आ गए हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 60 में से। यहाँ पर दिया गया है वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानना है। कंफ्यूजन ना होता तो उसमें रुकते नहीं, ठीक है, उसके आंसर रीति ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 60 में, वह दूध लेकर आया, आपसे कह रहा है संज्ञा, इनमें से भेद पहचानना है। तो ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है 60 नंबर में वो हो जाएगा डी नंबर, द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। तो यहाँ पर देखिए आसक्त ना हो मतलब होता है अनासक्त, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, अनासक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है, और व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं तो व्यंजन संधि में से है कौन सी। चलिए यशोगान में हो सकता है, दुष्चरित्र में, नमस्कार में और सद्भावना में। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 62 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सद्भावना में, सद्भावना जो दा दिया है तो यही आपका टूटेगा और आपके व्यंजन के रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि दुष्चरित्र में यहाँ पर देखो लगा है सा, और ये सा कर्मठ होके विसर्ग में आता है, ये सा कर्मठ हो जाएगा विसर्ग में आएगा, और ये ओ की मात्रा हर कर विसर्ग आएगा, तो 3 तो आपकी विसर्ग है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सद्भावना में क्या है तो आप कहेंगे सर इसमें व्यंजन संधि आपका राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। सत है भावना मतलब सत धन भावना, सत धन भावना। अगला है बिखरे मोती के रचनाकार इनमें से कौन है। बिखरे मोती के रचनाकार इनमें से पूछा गया है, और बिखरे मोती के जो रचनाकार हैं कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है 63 नंबर का वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। अगला आपसे दिया है यह प्रेम का पंथ कराल महा, उपयुक्त लोकोक्ति का पूर्ण करना है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, यहां पर देखिए खाली स्थान में भर क्या दिया जाए। यह प्रेम का पंथ कराल महा, महा अरुणेह तलवार की धार पे धावनो है। देखिए इसका ऑप्शन बी भर दीजिए। यहाँ पर जो 64 नंबर दिया है 64 को ऑप्शन बी कि यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये रीतकालीन कवि थे आपके बोधा। ये जो पंक्ति है पूरी पूरी पंक्ति बोधा जी के द्वारा लिखी गई है। एक रीतकालीन कवि थे बोधा, उनके द्वारा लिखी गई आपकी है, ऑप्शन बी बनेगा। नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन आपको जब मिले तो जरूरी नहीं है, अगर ना भी आए तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 100% जरूरी नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि ग्रह प्रवेश में कौन सा कारक है। ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश मतलब हो जाएगा ग्रह में प्रवेश। क्या बोलेंगे, ग्रह में प्रवेश। तो ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा ए नंबर है, अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में कामा पर। तो ये हो गया आपका आंसर ए नंबर है। अगला दिया है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर जो चौपाई है या यहाँ पर गीत का है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या होगा, 66 नंबर है आपके सामने है। यहाँ पर जो 66 नंबर है उसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए तो बिनु सतसंग, मात्रा लगाना है तो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है बिनु, है ना, यहाँ पर बिन जो आपका है बिनु, और इसके बाद यहाँ पर छोटा वो है संग संग है, यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिंगल है, फिर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मात्रा हो गई आपकी 16, और 16 मात्रा होती है आपकी चौपाई में, ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा निराला। ठीक है, डी नंबर निराला हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है ना, क्या दिया है, चांद का मुंह टेढ़ा है। और जब चांद का मुंह टेढ़ा है तो यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर में से क्या पूछा गया है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए 68 नंबर दीजिए, और 68 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा अर्थात जब गणेश भगवान का सिर लगाया गया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, गजानन से याद रखना है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। माता पिता में समास क्या है, माता भी और पिता भी अपने आप में प्रधान है, और जब प्रधान है तो आप कहेंगे यहाँ पर सी नंबर द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो आपका द्वंद्व होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। विष्णु प्रभाकर दिया तो है भाई, देखो सी नंबर दिया गया विष्णु प्रभाकर, यहाँ पर अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के विष्णु प्रभाकर सी वाला आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया माता पिता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर में कि कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। यहाँ पर देखिए 70 नंबर आपका है, 70 का ऑप्शन हो जाएगा, ये है आपकी कौन, कला और बूढ़ा चांद। प्रभात फेरी तो हो गए नहीं, उर्मिला नहीं है, तो आपका जो आंसर सी है याद रखिएगा कि कला और बूढ़ा चांद जो आपका रचना है वो आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे, यहाँ पर दिया है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। ए दिया है और ए दिया है, उच्चारण दिया है, आप कहेंगे कंठ तो होगा नहीं, कंठोस्त या कंठ तालव्य। देखिए हमने कहा सर ए का निर्माण छोटा आ और आपकी किससे, ई से, तो आपके कंठ और तालु, ऑप्शन नंबर आपका सी कंठ और तालव्य, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कर लेना है, गलत युग्म का चयन करना है। और देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आपसे क्या, एक विकल्प सही नहीं है और यहाँ पर गलत युग्म, प्रथा और प्रथा दिया है, पाठ और पाठ दिया है, बदि और बदी दिया है, और प्राप्त और पाना दिया है। क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या होगा 72 नंबर में देखिएगा।
चलिए इसका मतलब क्या कह रहा है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का यहाँ पर चयन करना है। अच्छा, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये शब्द दिया है ना, प्रथा और प्रथा, है ना, ये क्या जैसे लग रहा है बोलने में भी, यहाँ पर प्राप्त और पाना ये क्या है, एक समानार्थी है, अर्थात समानार्थी, इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला है बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, बरसात किन्हें हर समय करते हैं। यहाँ पर देखिए नाक में दम करना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत परेशान करना, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है सुरभि, सौरभ और सुवास दिया है, सुरभि, सौरभ और सुवास ये किसके पर्यायवाची हैं। 74 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, ये सुगंध। याद रखिए यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन सुगंध आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगला है मधुशाला, जो आपके है ना, ये आपका है क्या। चलिए मधुशाला जो आपका है क्या, ये पूछा गया है। चलिए मधुशाला कैसा काव्य है। चलिए महाकाव्य तो है नहीं है, तो महाकाव्य हम लगाएंगे नहीं। मधुशाला जो आपका है ये आपका एक मुक्तक काव्य है। कैसा है, तो मधुशाला जो आपका है ये मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपकी क्लास है 75 क्वेश्चनों की वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। स्कोर कितना गया है एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज के लिए हम इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।